हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो अभी रिसेंटली मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि जियो फाइनेंशियल्स फाइनली ब्लैक रॉक के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर करके इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं और उनको ऐसा करने के लिए फाइनली सेबी के थ्रू भी अप्रूवल मिल गया है। और जब से ये न्यूज़ मार्केट में आती है, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में केवल एक ही चीज़ पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह ही डिसरप्शन ला पाएगा। और इस चीज़ के आंसर को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि क्या एक्चुअली में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिसरप्शन का इतना बड़ा कोई स्कोप अवेलेबल है जितना कि हमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने को मिला था। और अगर हाँ, तो उस पूरे डिसरप्शन को लाने के लिए जियो और ब्लैक रॉक मिलकर क्या कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अ क्विक रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो में एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड इसके साथ ही आपके लिए क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में जियो फाइनेंशियल्स इंडिया की पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री में डिसरप्शन पॉसिबल है या नहीं। ये चीज़ भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि क्या एक्चुअली में उस इंडस्ट्री का साइज और पोटेंशियल ग्रोथ का इतना है कि उसमें डिसरप्शन का कोई स्कोप हो। और सेकेंडली, क्या उस इंडस्ट्री में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो डिसरप्शन लाया जा सके। एग्जाम्पल देता हूँ, आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए। तो जून 2016 से पहले, यानी जियो की एंट्री से पहले पहले ओवरऑल इंडिया का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये इंडिया के टॉप 5 प्लेयर्स के थ्रू डोमिनेट किया जाता था, जिसमें नाम आता था एयरटेल, जिनके पास सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस था ऑफ 255 मिलियन, फॉलोड बाय वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल एंड रिलायंस कम्युनिकेशन। और ये पांचों ही कंपनियां मिलकर ओवरऑल इंडिया में 800 मिलियन से भी ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस होल्ड करती थी। और अगर आप बाकी के छोटे टेलीकॉम प्लेयर्स का भी नंबर ऐड कर दो तो ये सब्सक्राइबर बेस 1 बिलियन से भी ऊपर निकल जाता था। पर क्या आपको पता है कि 2016 से पहले पहले इन 1 बिलियन लोगों में से ऐसे लोग जो कि 2G या 3G इंटरनेट यूज करते थे, यानी डेटा यूज करते थे, उनका नंबर 15% था। यानी 1 बिलियन में से केवल 150 मिलियन ही ऐसे लोग थे जो कि इस डेटा का यूज़ करते थे। और ये भी इसीलिए था बिकॉज उस ड्यूरेशन में जो डेटा की कॉस्टिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जहाँ पर मुझे अभी भी याद है कि 1 GB के वोडाफोन के रिचार्ज के लिए मुझे 259 रुपीज़ खर्च करने पड़ते थे। एंड दिस क्लियरली शोज कि उस ड्यूरेशन में जो इंडिया में डेटा के यूजेज के ग्रोथ का स्कोप था वो काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज केवल 15% लोग ही यूज़ कर रहे थे डेटा। और इसका एक ही बैरियर था जो कि थी हाई कॉस्टिंग, जिसको कि जियो ने डिसरप्ट किया अपने जियो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब सिमिलरली ग्रोथ का स्कोप अगर आप इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखने की कोशिश करो तो करेंटली इंडिया की पूरी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM अराउंड 55 लाख करोड़ है। और ये भी नंबर तब है जब करंट में इंडिया में जो यूनिक इन्वेस्टर है उनका नंबर केवल 4.2 करोड़ है और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से केवल अभी 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं पर इस नंबर को अगर आप यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन से कंपेयर करो तो वहां की 45 to 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो दिस क्लियरली शोज कि इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ग्रोथ का स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसा एस्टिमेटेड भी किया जाता है कि 2030 तक इंडिया की टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो AUM है वो 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट कि इस पूरी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिन पे वर्क करके जियो और ब्लैक रॉक का ये जो मर्जर है ये इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिसरप्शन ला सकता है। तो देखिए, इसमें कई सारे पेन पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर आज भी इंडिया की टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के आगे इंडिया का जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये चीज़ इसीलिए है बिकॉज इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो आज भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स पर डिपेंडेंट होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के पास जाके उनको म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और बदले में उन्हें एक स्मॉल कमीशन मिलता है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ से कम में इसलिए लिमिटेड है बिकॉज सबसे पहले ये जो सारी सिटीज़ है इनमें जो यूज़र होंगे या फिर जिनमें जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी बाइंग पावर कम रहेगी। अब बाइंग पावर अगर कम रहेगी तो मान के चलिए कल को कोई डिस्ट्रीब्यूटर उधर जाता भी है और किसी को म्यूचुअल फंड में समझाता भी है तो उसके लिए भी अगर उसको इन्वेस्टमेंट मिलती भी है तो मैक्सिमम केस में 500 से लेके 1000 रुपीज़ पर मंथ की वो SIP करेगा, जिसमें अगर उसका आप देखोगे मार्जिन यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर का आपका कमीशन बनता है वो काफ़ी ज़्यादा कम बनेगा। तो ऐसे में जो कंपनीज होती हैं वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस अपना नहीं कर पाती हैं टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में। अब इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम आता है लो पर्सनलाइजेशन का, जहाँ पर म्यूचुअल फंड के केस में ज़्यादातर लोगों को वही कॉमन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया जाता है कि आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और पर्सनलाइजेशन के नाम पे उनको केवल उनकी एज और उनकी इनकम के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है कि आपको इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना है।
बट पर्टिकुलरली मार्केट की डिफरेंट सिचुएशंस में उनके अमाउंट को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखना है, या फिर मार्केट जब फॉल होते हैं तो क्यों उन्हें पैनिक नहीं करना है और अपने आप उनका पैसा एक सेफर फंड में शिफ्ट हो जाए, इस तरीके का पर्सनलाइजेशन उन्हें नहीं मिलता। जिस वजह से मोस्ट ऑफ द मार्केट क्रैशेस में कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेते हैं। और इसके बाद जो थर्ड और सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम में देखने को मिलता है वो मिलता है हाई कॉस्टिंग का, जहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री केस में आज भी जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ही देखने को मिलते हैं, जिनका जो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा वो इजीली 1% से 2% के बीच में देखने को मिलता है इन एन एवरेज। इसीलिए इंडस्ट्री में अभी भी ऐसे पैसिव फंड्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है जिनके एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो और उसके साथ ही वो एक यूनिक प्रोपोजिशन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करें। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इन सारी प्रॉब्लम्स को जियो किस तरीके से काउंटर करके इनका सोल्यूशन ला सकता है, ये समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए धन का प्लेटफॉर्म एक सही प्लेटफॉर्म हो सकता है अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करने का, जहां पर इनकी म्यूचुअल फंड सेक्शन में आपको ट्रेंडिंग फंड्स, लिक्विड फंड्स, हाई रिटर्न फंड्स, इंडेक्स फंड और टॉप रेटेड फंड्स का अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप किसी एक फंड को सिलेक्ट करते हो तो उस फंड के पास रिटर्न्स, उसमें रिस्क कितना है, इसके साथ ही टॉप एनालिस्ट की रेटिंग, उसके एक्सपेंस रेशियो और इसके साथ ही साथ उस फंड के जो फंड मैनेजर है उनकी भी सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाएगी। और इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अगर आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो इसको आप 100 रुपीज़ तक की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपनी SIP इन फंड्स में स्टार्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अगर आज आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो तो धन को ही चूज करिएगा, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात करी थी उन प्रॉब्लम्स को कैसे जियो और ब्लैक रॉक का ये जॉइंट वेंचर सॉल्व कर सकता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि जियो और ब्लैक रॉक की खुद की स्ट्रेंथ्स क्या है। तो जियो की सबसे पहले आप बात करोगे तो जियो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बेस, जहाँ पर जियो के अकेले इंडिया में ओवरऑल 45 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र बेस है, जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से लेके विलेजेस तक है। और इस पूरे ही यूज़र बेस का अच्छा खासा डेटा भी जियो के पास है और इनका KYC भी इनके पास हो रखा है। सेकंड, जियो के पास इनके जियो मार्ट में 8 करोड़ से भी ज़्यादा जो यूज़र्स है वो हैं, जिनका फाइनेंशियल बाइंग बिहेवियर, उनका बाइंग कैपेसिटी कितना है और उसके साथ साथ काफ़ी सारा जो डेटा है यूज़र्स का वो भी इनके पास है। प्लस इनके अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक जियो पे, लोन एप्लीकेशंस और इनका जो इंश्योरेंस ब्रोकिंग का बिजनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके केस में ये जो प्रोडक्ट है उनको एक क्रॉस सेल कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखो जियो के पास, तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहुंच सकता था, वो जियो के रहते इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप ब्लैक रॉक की बात करोगे तो ब्लैक रॉक वर्ल्ड की बिगेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनके पास इन टोटल $10 ट्रिलियन से भी ज़्यादा के एसेट्स हैं टू मैनेज, और ये इंडिया की टोटल GDP के भी 2.5 टाइम्स है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्लैक रॉक के केस में पर्टिकुलरली जो इनका हाई एंड इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अलादीन, वो इस पूरे गेम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वो इसीलिए कि अलादीन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड का एक ऐसा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जिसको आज तक इन्वेस्टिंग और फाइनेंस वर्ल्ड में जितने भी सारे बड़े क्रैशेस हुए हैं या फिर जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उनका सारा ही डेटा इनके पास फीड है फॉर ऑल द कंट्रीज। और इसको एग्जैक्टली पता है कि पास में डिफरेंट सिनेरियोज में हमारे मार्केट्स में किस तरीके से हमें बिहेवियर देखने को मिला था, और उसी के अकॉर्डिंग और उसी डेटा के बेसिस पे ये अपनी पूरी इन्वेस्टिंग की एल्गोरिथम को रन करता है। एंड यहाँ मैं आपको बता दूं कि अलादीन की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा प्रिसाइज है कि आज के टाइम ओवरऑल वर्ल्ड के बड़े बड़े पेंशन फंड्स और बड़े बड़े हेज फंड्स इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एंड ओवरऑल वर्ल्ड में 200 से भी ज़्यादा जो बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो अलादीन का सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं। अब फाइनली हम देखते हैं कि जियो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के चलते और ब्लैक रॉक अपने अलादीन की एक्यूरेसी के चलते इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किस तरीके से डिस्ट्रप्शन ला सकता है। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे मेजर प्रॉब्लम हमने देखी थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो ये थी कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में और इवन इनके बियॉन्ड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, बिकॉज जो टिकट साइज बनता था ऑफ इन्वेस्टर्स वो काफ़ी ज़्यादा कम निकल के आता था ड्यू टू लो इनकम लेवल्स। पर जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले जियो के केस में इनका ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर बेस है वो 45 करोड़ से ज़्यादा का है, और अलग से इनके जो जियो मार्ट है उसका जो सब्सक्राइबर बेस है वो हमें 8 करोड़ प्लस लोगों का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मान के चलिए कि कल को जियो अपने प्लेटफॉर्म्स में लाइक अपने जियो हॉटस्टार, माई जियो ऐप या जियो के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं कि जियो म्यूचुअल फंड्स के साथ आप 10 रुपीज़ पर डे से अपनी SIP की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ब्रॉडर ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेगा जिसकी परचेजिंग पावर कम है। और बात करें उनको ऑनबोर्ड करने की, तो जहाँ पर दूसरे जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है और उसमें भी कमीशन बांटना पड़ता है। इधर जियो के पास डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो उसमें केवाईसी जहाँ पर ऑलरेडी लोग ही अवेलेबल है, तो उनको ऑन बोर्ड भी जियो काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर लेगा। और इतनी कम कॉस्टिंग में अगर वो म्यूचुअल फंड लाता है, तो इस चीज़ का कंपटीशन जो ट्रेडिशनल एएमसी कंपनीज हैं वो नहीं कर पाएंगी। सेकेंडली, जो हमने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हाई एक्सपेंस रेशियो की प्रॉब्लम देखी थी, बिकॉज यहाँ पर एक्टिवली मैनेज फंड ज़्यादा है, जहाँ पर एक्टिवली एक फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को भी जियो मैनेज कर सकता है, जहाँ पर वो ऐसे फंड्स लॉन्च कर सकता है जो कि पैसिव इन नेचर होंगे, जिनमें वो एक्सपेंस रेशियो 0.05% से लेके 0.15% तक ला सकता है। और वो ये इसीलिए कर पाएगा बिकॉज इन फंड्स के केस में वो कोई एक्टिव फंड मैनेजर मैनेज करने के लिए नहीं बिठा लेगा, बल्कि अलादीन के सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिवली इन फंड्स का जो मैनेजमेंट होगा और बैलेंसिंग होगी वो हो जाएगा, जिसके केस में उनकी जो कॉस्टिंग आएगी इस फंड को रन करने की वो काफ़ी कम आएगी, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो लेना अफोर्ड कर पाएंगे। और इस चीज़ को भी जो बाकी एएमसी कंपनीज हैं वो मैच बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद थर्ड और बिगेस्ट गेम चेंजर आ सकता है इनका क्रॉस सेलिंग का एडवांटेज। और वो कैसे? तो देखिए, हम सभी को पता है कि इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में डुओपोली है, जहाँ पर केवल दो ही प्लेयर्स हैं, लाइक जियो एंड एयरटेल। अब अक्सर ये जो प्लेयर्स हैं ये अपनी कॉस्टिंग को टाइमली बढ़ाते रहते हैं, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उनको हायर कॉस्टिंग पे रिचार्ज कराने पड़ते हैं। अब मान के चलिए कल को जियो एक नया ऑफर लाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो वो कुछ दिन पहले से अपने जो प्लान्स हैं उनकी जो कॉस्टिंग है उनको 10 से 15 रुपये से बढ़ा दे, और फिर वो ये प्लान लाए कि अगर आप जियो के मंथली रिचार्ज करते हो तो उस मंथली रिचार्ज के बाद आपके जियो में 10 रुपीज़ का जो एसआईपी बोनस है वो ऐड हो जाएगा आपके म्यूचुअल फंड में। अब ऐसा करने के बाद भले ही उन्होंने कॉस्टिंग ऑलरेडी लोगों से ले ली हो, पर लोगों के लिए एक पुश रहेगा और इंसेंटिव रहेगा, जिससे वो जियो के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे काफ़ी बड़े लेवल पे। सेकेंडली, वो उसको और भी क्रॉस सेल कर सकता है, जहाँ पर इन्हीं म्यूचुअल फंड जो कि वो जियो में इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट जियो अपनी जो अदर सब्सिडीज़ है, लाइक जियो की एनबीएफसी हो गई जो कि लोन प्रोवाइड करती है, वो इन्हीं म्यूचुअल फंड की गारंटी के अगेंस्ट जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इन सारे ही लोगों का जो केवाईसी वगैरह का डेटा जो होगा वो तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन्हें मिल ही जाएगा, और इससे इनकी जो एनबीएफसी है वो भी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और थर्डली, जो इनके अदर प्लेटफॉर्म्स है लाइक जियो मार्ट हो गया, तो उसमें भी वो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स और ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर आप जियो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस यहाँ मिलेंगे। सो दीज वर सम पॉसिबिलिटीज जिनके चलते जियो इस पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा खासा अपना प्रेजेंस बना सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअली में जियो इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट धन, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगा। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.